बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई है उसके खिलाफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस वक्त डट चुकी है। अदले का बदला देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसके लिए एक ही रात के अंदर मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया। इसके ऊपर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ अदालतों से आने वाली खबरों के ऊपर भी बात होगी, जैसे इद्दत केस, उसमें सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि शायद मुमकिन तौर पे फौरी तौर पे रिहाई हो जाएगी, मगर ये सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी जहां मखसूस नशिस्तों के केस की धुआंधार किस्म की एक समाअत हुई, जजिस ने निहायत अहम रिमार्क्स दिए और कानूनी माहिरीन इन मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर क्या चीजें देख रहे हैं इसके ऊपर उनकी राय भी शामिल करेंगे। और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी खास तौर पे बात होगी कि बजट का कितना बोझ है जो आवाम को बराह रास्त उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देना चाह रहे हैं, मगर क्या कोई उम्मीद उनके लिए भी रखी गई है? तमाम पहलुओं का हम जायजा लेने जा रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए इस वक्त हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, कोर्ट के मामलात को बड़ी तफसील से देखते हैं, बाकायदा तौर पर अपडेट करते हैं। साकिब बशीर ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, कल तक हमने देखा था कि पाकिस्तान इसको बड़ा हल्का ले रहा था, मगर कल एक ही रात के अंदर एक उबाल उठा है और कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए कि डार साहब की बड़े बाकायदा उनकी जो है ना नथनों में से भाप निकल रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने इतने गुस्से में पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा जी हम टिट फॉर टैट इसका जवाब देंगे और करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान कर दिया और कहा कि करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, हमने अमरीकी करारदाद का नोटिस लिया है और इसका जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो खड़ाक लम्हे ही होंगे, वो वाला अब कर दिया है। मैं बात यह है कि ये बड़ा ही संजीदा है, ये इसको हल्का लिया ही नहीं जा सकता। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है और हम इस वक्त हमें एक्सिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट्स हैं इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से। और IMF ने खुद ही डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हम तरले करके उन्होंने जकड़ा हुआ है कि इस वक्त और IMF के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुल्क होता है वो अमेरिका होता है, उसके हेडक्वार्टर भी जो है अमेरिका में ही है। जी, जी। तो पहली बात तो ये, दूसरा ये नहीं कि ये करारदाद है, ये दो चीजें उसकी बड़ी खौफनाक है। एक तो उसकी हैयत के 85% जो हाउस की तादाद है थी वहां पे, उसने जो है बाई पार्टीजन दोनों तरफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जितने बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस करारदाद को पास किया है। ईवान ज़रीम है उनके ईवान नुमाइंदगान उसको कहा जाता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके अंदर वो इतने कभी होते नहीं हैं। मुझे 4-5 साल मौका मिला है अमेरिका में सहाफत करने का, तो वो इतने कभी बड़ा रेयरली होता है कि किसी बहुत बड़े इश्यूज के ऊपर भी इतने लोग हाउस में होते ही नहीं है। हमारे देखे ना बजट के मौके पे भी 85% बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो नहीं होते। 85% लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 98% ने इसको करारदाद को पास किया। तो नंबर्स का एक ओवरवेलमिंगली, ऑफ कोर्स ये नॉन बाइंडिंग है, इसके ये नहीं कि कह दिया तो ये पॉलिसी है, मगर जो भी हुकूमत है ये इसको उसके बाद उनको गौर करना पड़ेगा कि जनाब ये इतने ज्यादा लोग हमारे जो कांग्रेसमैन हैं उनके ये ख्यालात हैं। और वो है दूसरा उसकी लफाजी जो उसके अंदर है कि उसके अंदर जो है वैसे हैरान होने की मुझे नहीं समझ आती कि क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल आज़ादी इजहार का उसमें जिक्र किया है उन्होंने कि जी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा दरगुरगू हालात बड़े ख़राब हैं, और तो हमें नहीं पता वो जो हमारे खिलाफ डेफेमेशन के जिस तरह के कानून आ रहे हैं, जिस तरह की बंदिशें हैं, जिस तरह की घुटन है, जिस तरह की मारधाड़ हो रही है, उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं रोज साफी जितने मारे गए हैं 1-2 साल के अंदर इतने कभी वो कई दहाइयों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो जिस तरह आज़ादी इजहार के मसाइल हैं,
पकड़ धक्कड़ मुकदमा जेल थाने, ये जो है इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि साकिब बशीर साहब से ही मैं शुरू कर लेता हूँ कि साकिब साहब ये हैरानगी तो इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह कोई उन्होंने अमेरिका ने ऐसा कह दिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आज की रुदाद ही कर लें कि ये जो इलेक्शन की धांधली की उन्होंने तफ्तीश कराने की बात की है कि वहीं जिस तरीके से पार्टी के बल्ले का निशान का केस चल रहा है और जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसके लैप्सेस का हम नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिक्र कर रहे हैं, तो मैं वहीं से पहले शुरू करता हूं और फिर बाकी जो सरगोदा वाला केसेस और बाकी वाले केसेस में भी आते हैं। पर आज के जो रुदाद है जो अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया है तो वो जो वहां हुआ है उसके मतलब बताएं कोई फिर हैरानगी किस बात की है? सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत बहुत अहम जो है वो थी और अभी भी है, क्योंकि आज ऐसे लग रहा था कि जैसे आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। पीर तक ये मामला चला गया है। आज इलेक्शन कमीशन को जिन सवालात का सामना रहा वो ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सका। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस ने जो सवालात उठाए वो सीरियस नोयत के हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा मुख्तलिफ मौके पर उनके जवाब बात नहीं थे। वो सिंपल मैं सवालात आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल तो ये था कि जिस पे कंफ्यूजन की बात आ रही है कि कंफ्यूजन कैसे हुई कि उन्होंने पीटीआई का भी सर्टिफिकेट दे दिया, फिर नजरियाती का भी दे दिया, फिर एसआईसी में आ गए, तो ये कंफ्यूजन कैसे शुरू हुई? तो वो शुरू ऐसे हुई कि क्योंकि 24 दिसंबर को आखिरी दिन था नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने का, तो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बल्ले का निशान आपको नहीं मिलेगा। तो उस स्टेप पे जो है वो एक सिचुएशन जो है वो शुरू हुई और जिस दिन ये फैसला हो रहा था तो उस वक्त पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म जिस तरह जमा हो रहे थे वो एक अलग जो है वो रुदाद है। इसका जो है वो जवाब इलेक्शन कमीशन के पास। फिर सबसे बड़ा जो सवाल है जिसका इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं कि आपने पीटीआई के जो लोग थे उनको आजाद किस इख्तियार के तहत डिक्लेयर किया। आज तकरीबन 4-5 जजेस ने, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनल्लाह, उन्होंने सवालात किए कि आपने इनको आजाद डिक्लेयर किया कि जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि मेरी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है तो और उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया, तो आपने फिर कौन सा इख्तियार था जिसको इस्तेमाल करके आपने कहा नहीं कि इसको आजाद बनाना है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये जो कोई भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसका और ये पार्टी का मामला है कि उसने आजाद होना है या उसने किसी निशान पे इलेक्शन लड़ना है। आप दरमियान में से कहां से आ गए? इस सवाल का जवाब भी नहीं है। फिर 2 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पीटीआई के जो उम्मीदवार है उनको आजाद डिक्लेयर किया जाएगा और उसका हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया था। इस पे भी आज सवालात हुए, इसका जवाब भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के वकील बाजिद थे जब जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप एक आईनी इदारा है, आपने यकीनी बनाना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन आपने यकीनी बनाने थे, आप इससे बाहर जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो उसकी तशरीह की है उस 13 जनवरी के उस फैसले की, वो दुरुस्त जो है वो तशरीह की है, वो उसी पे बाजिद थे। जब बार बार बेंच कह रहा था कि आपने जो है वो, फिर जो सबसे बड़ी बात जो है वो, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब 13 जनवरी के फैसले की बात आती है तो उन्होंने 2 रोज कबल जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि बार बार आप ये बात करते हैं, हालांकि वो मामला यहां पे नहीं है। उन्होंने भी 2 दफा जो है वो पिछली समाअतों में भी, आज भी इनडायरेक्टली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई इदारा हमारे फैसले की गलत तशरीह करता है तो फिर उसका क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये तो जाहिर है वो भी मजबूर हो गए पॉइंट आउट करने में, मगर क्लियरली एक इशू तो है। इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल खास तौर पे इस इलेक्शन में रहा है पाकिस्तान की तारीख में, इतना कभी भी किसी इलेक्शन कमीशन का इतना, क्या कहूँ, कंट्रोवर्शियल ही बड़ा नरम लफ्ज है, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज मेरे ज़हन में आए हुए थे, पर इतना ज्यादा मुतनाज़ा रोल कभी किसी का नहीं रहा। एक ब्लैक स्पॉट है और इस पर इत्तफाक राय है जनरली, जो बाहर से भी, ये जो अमेरिका नहीं कह रहा, पहले यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, सभी उनके भी इसी किस्म के ख्यालात थे। जी बिल्कुल। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को पिन पॉइंट किया, क्योंकि इलेक्शन जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सरबराही कर रहे हैं बेंच की, वो जब कहते हैं कि आप जो है वो फोकस रहें, जो हमारा मामला हमारे सामने है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं नहीं, हम फुल कोर्ट बैठे हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट है, हम
जो है वो सुपीरियर कोर्ट है, हमने ये मामला देखना है और जमहूरियत के तनाजुर में, पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के तनाजुर में उस तनाजुर को भी हमने सामने रखना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जिस लम्हे आपने ये फैसला किया कि इनको आज़ाद डिक्लेयर करना है, आप वो कम से कम वो रिकॉर्ड तो लेके आए, वो मीटिंग मिनट्स तो लेके आए, कि हमें पता तो चले कि एक आईनी इदारा किस तरह इतने अहम मामले को जो है वो देख रहा है और किस तरह जो है इतने अहम मामले को जो है वो टैकल कर रहा है। ये जो है वो उन्होंने जो है वो सवाल उठाया। लेकिन आज की जो पूरी प्रोसीडिंग थी उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील जो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सके बेंच को। एक उन्होंने ये सवाल उठाया एसआईसी पर, जो उन्होंने जवाब जमा करवाया था कि वो नॉन मुस्लिम को मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती या वो उनके मेंबर नहीं हो सकते, तो उसका जवाब अब बेंच नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन खुद कंट्राडिक्टरी चीजें लेके आता है कि इसी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेकर जेयूआईएफ को दे दी, जिनका भी मंशूर जो है वो सिमिलर ही है। तो ये मतलब और एक और जो बड़ी बात है कि अगर जो आईने पाकिस्तान है उसके खिलाफ किसी पार्टी ने अपना मंशूर बनाया हुआ है तो क्या इलेक्शन कमीशन उस पार्टी पर जो है सवाल नहीं उठा सकता, जो उसको उस वक्त उठाना चाहिए था जब पार्टी इनलिस्ट कर रहे थे, उस पार्टी को रजिस्टर्ड कर रहे थे या देख रहे थे, वो सवाल नहीं उठाया। लेकिन इस जो है वो पॉइंट पर उन्होंने सवाल उठाया जिसका जवाब बेंच से ही उनको जो है वो मिल गया। और वो मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि पीटीआई ने कल एक दरखास्त दायर की है कि पीटीआई बतौर जमात इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, क्योंकि एसआईसी का टेक्निकली केस ये चल रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो पीटीआई की बतौर जमात जो फरीक बनने की दरखास्त है वो भी अब इस केस के साथ बज़ाहिर ऐसे लगता है कि लगेगी। और उस दरखास्त में 8 फरवरी से पहले जब जो होता रहा उस सारा जिक्र मौजूद है। मैं भी इसलिए ये इसी पे ही आ रहा था कि इसमें आज जो है ये जो नई पीटीआई ने अपनी दरखास्त की हुई है उसके अंदर मैं देख रहा था बड़े सख्त किस्म के जो हैं ऑब्जर्वेशंस हैं, उसी की तफसील की तरफ में ज़रा बताइएगा। जी, उसी में मैं बात कर रहा था कि 13 जनवरी को वो पूरा मंजर हमारे सामने है कि 13 जनवरी हम सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में रहे। और 13 जनवरी वो दिन था, आखिरी दिन था जब 4 बजे तक या 3 बजे तक का टाइम था कि आप इलेक्शन सिंबल जमा करवा सकते हैं। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो बुनियादी तौर पर उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, तो उनको यही क्लियर नहीं था कि हमारा सिंबल होगा या नहीं होगा। तो फिर जब 4 बजे तक जो है वो समाअत कंक्लूड ना हुई तो उनकी जानिब से जो नजरियाती का टिकट दिया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने टिकट लेना नहीं, फिर उन्होंने वापस लिया। ये जो कंफ्यूजन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की वो समाअत जो थी वो भी, उसका जिक्र भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत चल रही थी और इलेक्शन कमीशन 4 से 5, 5 से 6 एक घंटा जो है वो दिया जा रहा था कि हम 1 घंटा मजीद के सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट हो रहा था। तो रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आपको निशान नहीं मिल रहा और 12 बजे टाइम खत्म। तो ये एक सिनेरियो है, पूरा इसका एक बैकग्राउंड है जो पीटीआई की उस दरखास्त में दिया गया है। और वो जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, वो यही बात कर रहे थे कि ये सारे हालात हमारे सामने आए, हम कोई जो है वो सिविल कोर्ट नहीं है कि ये चीज देख ही नहीं सकते। तो ये एक बुनियादी पॉइंट है सुपीरियर कोर्ट। ये जो एक था इशू कि जी क्या इसको बिल्कुल क्लोज छोटे दायरे के अंदर जो है इस केस पे रहेगा या इसको बड़ा, मैं तो यूज करता रहता हूँ ये लफ्ज के ओरिजिनल सेंस जो था वो बल्ले के निशान वाला फैसला था, उसको रद्द किए बगैर जो है उसको बीच में इनकॉर्पोरेट किए बगैर इसका डिस्कस करना मुश्किल था। तो मुझे एक और चीज़ जो नज़र आई आज जो बराह रास्त ये नशरियात चल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकला का एक ख़ास तौर पे थोड़ी सी तलखी आ गई थी, ख़ास तौर पे जस्टिस आयशा की जो क्वेरीज थी उसके ऊपर वो उसको इग्नोर सा किया गया और कॉन्डक्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के सवालों के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा तल्ख था। बिल्कुल तल्ख था, आज भी तल्ख था और आज से 2 रोज पहले भी तल्ख था जब जस्टिस जो आयशा मलिक हैं उनके और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ उनका बिहेवियर दुरुस्त नहीं था। आज जस्टिस आयशा जो है उन्होंने जब सवालात किए तो उन्होंने फिर उनको कहना पड़ा कि 3 दफ़ा मैंने सवाल किया और आपका जवाब जो है वो नहीं आया। मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस तरह का रवैया है उसको फिर बेंच को जो हेड कर रहे हैं उनको जो है वो डेफिनेटली देखना चाहिए कि जजेस के हवाले से। असल में पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच की काफ़ी जो
मेंबर हैं वो इस मामले को खोले बगैर हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी हुई है। अगर फुल कोर्ट भी इस मामले को खोल के नहीं देखेगी, जब सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में भी इख्तियार है, 187 में कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, जो खुद जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस 2 दफा इन्हीं प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है वो कह चुके हैं। तो उस तमाम सिनेरियो में ये अखज़ किया जा सकता है कि आज जो है, पहले एक ऑफ कोर्स ये मुनक़सिम जज बेंच नज़र आ रहा है कि ये कुछ मुख्तलिफ आरा नज़र आ रही हैं जजों के ऑब्जर्वेशंस में, मगर आज जो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से फंसा हुआ था उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा टिल्ट जो है उनके खिलाफ बढ़ी है आज बेंच के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, आपने जो है वो ऑब्जर्व किया है कि वाकई ही यही सिचुएशन थी। जो सवालात हमने शुरू में बात की थी कि वो बड़े ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और उनके जवाबात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जस्टिस अतनुल्लाह ने बड़ा डायरेक्टली पूछा उनसे कि आप ये बताएं कि आपने कैसे ये फैसला किया, किस इख्तियार के तहत, और आपने 2 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर क्यों गलत जो है वो तशरीह की। ये कहा जा सकता है कि ये जो केस तो मखसूस नशिस्तों का है, मगर मखसूस नशिस्तों के अलावा जो बाकी कॉन्डक्ट रहा है, बाकी इशूज़ रहे हुए इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका, उनके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन या फैसला या कुछ नए केसेस खुल सकते हैं। फैसला तो नहीं या कोई नया केस खुलने का होगा तो इसी पॉइंट पे ही उन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है डिस्कशन खुलेगी, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि पीटीआई की जो सीएम आई है उसमें उनको पार्टी बनने की इजाजत बेंच अगर दे देता है, जो स्वाबदीद है उनकी, और लग ऐसे रहा है कि उनको इजाजत मिल जाएगी, अगर इजाजत मिल जाती है तो ये मामला फिर खुल जाएगा। फिर उस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखकर फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि हमने फिर क्या इसमें 184(3) में जाने की जरूरत है या नहीं है, 187 में कंप्लीट जस्टिस में हमें जो है वो जाने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने 3 समातें कबल ये कहा था कि हम जब कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं तो फिर हमारे सामने पीटीआई तो है ही नहीं, हमारे सामने एसआईसी है, हम कैसे जो है वो कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं। तो अब पीटीआई भी आ गई है, तो देखते हैं आगे कितना खुलता है। मैं क्विकली 2-3 और इश्यूज बढ़े हैं। इद्दत के उसके ऊपर फैसले के ऊपर जो फैसला आया है और उनकी जो है दरखास्त जो है रद्द कर दी गई है, आपको या बाकी कोई हैरानगी हुई या इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट था कि फैसले के ऊपर? एक बात तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि 5 माह हो गए हैं उनको जेल में, 3 फरवरी को कोई फैसला आया था तो एक पॉसिबिलिटी थी कि सज़ा मुअत्तली हो जाती है, ख़ास तौर पर जो खातून है उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें अदालत इस जो है वो पहुंचती है इस पॉइंट पे कि नहीं सज़ा मुअत्तल नहीं करनी, तो फिर खातून को थोड़ा एज दिया जाता है, और ये लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अलग से देना था, ये लॉ में लिखा हुआ है। माजी में मिलती रही हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस थे उनमें ख़वातीन को जो ये रिलीफ जो है वो मिलता रहा है, लेकिन ये तो जो है ये थी कि सजा मुअत्तली हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉइंट ये था कि ये अदालत हो सकता है ये सोच ले कि क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर आइंदा आज से 14 दिन के मतलब 10 जुलाई तक इनकी अपीलों का फैसला हो जाना है, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। अदालतें बाज़ औक़ात ये कहती हैं कि क्योंकि इनकी अपील जो है वो 6 माह या साल बाद सुनी जाएगी और पता नहीं कब डिसाइड होगी, तो इसलिए सजा मुअत्तल करके जमानत दे देते हैं। लेकिन अपील अगर 14 दिन के अंदर ही उसका डिसीजन होना है तो फिर अदालतें डिफरेंट सोचती हैं, वो कहती हैं कि इस स्टेज पर सजा मुअत्तली करने की बजाय हम 14 दिन के बाद वैसे भी अपील डिसाइड करने लगे हैं, और उसका हवाला उन्होंने अपनी जजमेंट में दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि हमें को डायरेक्शन भी दे रखी है, तो एक पॉइंट उनका आज की सजा मुअत्तली दरखास्तें मुस्तरद करने का यह भी था कि क्योंकि आपकी अपील जो है वो फिक्स है और इस ग्राउंड पर आपको जमानत जो है वो नहीं मिल सकती। फिर 2-3 और पॉइंट से एक लेसर पनिशमेंट के कम से कम सजा जो होती है 1, 2 या 3 साल की सजा, उनमें अदालतें सजा मुअत्तल कर दिया करती हैं, लेकिन 5 या 7 साल की सजा में फिर सवाबदीद आ जाती है। नहीं, तो अभी कोई मरकजी अपीलों में कोई हो सकता है मुमकिना तौर पे आपको नजर आ रहा है मरकजी अपीलें जो 2 जुलाई को सुने जाएंगी उनके अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? बिल्कुल डेवलपमेंट हो सकती है, और एक चीज बड़ी मेरा ख्याल क्लियर करना जरूरी है कि आज का जो फैसला है वो टोटली टेक्निकल, वो सजा मुअत्तली की दरखास्त की हद तक है, उसमें कहीं मेरिट
डिस्कस नहीं हुए, कहीं ये डिस्कस नहीं हुआ कि ये निकाह इद्दत में था, दुरुस्त था या नहीं था, या खावर मलिका का वर्जन क्या है, या इमरान खान साहब का क्या है, उनके वकला क्या कहते हैं, टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है। मगर वो टेस्ट जो था कि लोग जो ये देखना चाह रहे थे कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक धमकी मैं कहूँगा जो दी थी कि मजीद केसेस भी आ जाएंगे और उनको रखा भी जाना चाहिए और रखेंगे भी मेहमान के तौर पे, तो वो मौका नहीं आया। मगर एक और जो है शाहमूद कुरैशी साहब के जो केस था वो JIT की रिपोर्ट आने के बाद उनके भी खिलाफ वो तो बढ़ रहा है, तो ये जो तासुर था कि एज इफ ये मुश्किलात खत्म हो गई, मुझे तो नहीं नजर। अच्छा, मैं आपके कतई कलामी की माफ़ी में ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पंसोता साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब लीगल मामला तो मेरा ख्याल उनको भी शामिल जी, मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका पंसोता साहब हमें ज्वाइन करने का। मैं क्विकली जो आज की नशरियात बराह रास्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इसका आप देख रहे हैं कि स्कोप इसका एक्सपैंड होता जा रहा है, सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रह गया, ये और चीजें भी आ गई हैं इसमें। देखिए सर, इस प्रोसीडिंग्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ और आई थिंक इस प्रोसीडिंग्स को जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है सिचुएशन, वो जस्टिस अतर मनीला साहब के कमेंट्स करते हैं। जस्टिस अतर मनीला साहब एम्फेसिस दे रहे हैं आर्टिकल 17 पर, जो बेसिकली राइट है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का, पॉलिटिक्स कैरी आउट करने का पाकिस्तान में हर शहरी का बुनियादी हक। इस केस को फ्रॉम डे वन एक बेंच का सर्टन हिस्सा अवामी एंगल से देख रहा है कि एक पब्लिक का राइट है टू वोट एंड इलेक्ट पीपल ऑफ देयर चॉइस, एंड एक दूसरा हिस्सा बेंच का इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से देख रहा है। और अगर आप बहस की सारी सिनॉप्सिस भी देखें तो जो इलेक्शन कमीशन की बहस है वो एक टेक्निकल नेचर की बहस है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक सीट हो वो फाइल कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात यह है कि जी वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, लेकिन चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी उसमें हमारे से सिंबल ले लिया गया था और टेक्निकली तरीके से हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था, देयरफॉर वी हैड नो ऑप्शन कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मर्ज करते। लेकिन इन तमाम चीजों का जो सिनॉप्सिस है वो आइन के अंदर ही दर्ज है, और वो है कि एक आपका बुनियादी हक अवाम का अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करने का, और इसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी का टू कैरी आउट इट्स पॉलिटिकल फंक्शन। अब साथ साथ आप एक और चीज भी देख रहे हैं कि इवन बेंच का वो हिस्सा जो लेट्स से इस केस में थोड़ा सा उनका एडवर्स व्यू नजर आ रहा है, लेकिन उनका व्यू सुप्रीम कोर्ट की बल्ले वाली जजमेंट के ऊपर क्लियर है कि हमने तो किसी सिचुएशन में बल्ला आपसे नहीं लिया। तो लेट से एक बेंच का कंसेंसस व्यू ये नजर आ रहा है कि बल्ले की जजमेंट को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया। तो इस तमाम प्रोसीडिंग्स फिर सम अप होके एक पॉइंट पर आ जाती हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आईनी इदारा है वो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मिस इंटरप्रेट करके पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को डिसफ्रेंचाइज कर देती है, तो क्या ये सक्सीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये है मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट नुकता। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि आर्टिकल 1853 जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कितने अपने कन्फाइंस को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, उसकी रेस्क्यू में आता है आर्टिकल 18712 कि सुप्रीम कोर्ट जब बैठती है तो सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। उस पर भी इलेक्शन कमीशन की ऑफ कोर्स सबमिशन है कि उसके कन्फाइंस डिटरमिन्ड है, लेकिन मेरी नजर में वो प्रोविजन इनके रेस्क्यू को आएगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम जजेस की जो सवालात हैं उनका महवर एक ही नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान के लोगों को इसकी सजा तो नहीं मिल सकती। अगर किसी एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को या उनकी बॉडी को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई तो आपने 1,40,00,000 प्लस वोटर जो है उसको डिसफ्रेंचाइज कर देना है। क्या पाकिस्तान के पास्ट में इस किस्म की नवीदें मौजूद हैं कि नहीं है? इन बेसिस पर इस केस का फैसला होना है। और मैं समझता हूँ कि जो बेंच को देख कर उसको प्रेडिक्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दो स्विंग वोट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दोनों साइड्स को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो स्विंग वोट्स इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो दोनों में से कोई भी पार्टी का ऑफ कोर्स बेनिफिट लेगी एंड जजमेंट विल गो इन देयर फेवर। बट ये केस टेक्निकल नेचर का नहीं है, इसको पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है। टेक्निकल जस्टिस जब भी पाकिस्तान में हुआ है उसका नुकसान हुआ है और अवाम को नुकसान हुआ है। तो अगर आप टेक्निकल जस्टिस करेंगे अवाम विल बी एट लॉस, और अगर आप सब्सटेंशियल जस्टिस करेंगे जो कि आइन की मंशा है, क्योंकि आइन का आगाज हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में इसका जिक्र करता होता हूँ कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू वो पावर एक्सरसाइज करे। अब ताकत का सरचश्मा जिसके थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करना चाह रहा है उसको आपने इस बुनियाद पर कि जी आपके पास बल्ला नहीं है
तो आप जाए, हम आपको नहीं किसी किस्म का रिलीफ देते, तो ये फिर किस किस्म की आईनी इंटरप्रिटेशन होगी? तो पूरी दुनिया में उस डिसीजन को, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बेंच ठीक कह रहा है, कुछ बात के बल्ले वाले डिसीजन को गलत इंटरप्रेट किया गया, वी विल गिव इट टू देम कि ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये नहीं थी, लेकिन इसमें पहले ये नजर आया कि ये टिल्ट भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो ही ये केस चलता रहा है, तो ये स्विंग दूसरी तरफ टिल्ट की है। पहले चीफ जस्टिस साहब की एक जो ऑब्जर्वेशन आई थी कि फर्ज करें कि अगर इन्होंने मिस इंटरप्रेट भी किया है इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को, तो इनका भी कसूर है पीटीआई का कि ये इन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे पीटीआई को क्यों नहीं किया और हमारे पास क्यों नहीं आए। सो वो अब जो था आर्गुमेंट वो अब लेसर इंपॉर्टेंट हो गया है। सर ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, बल्कि मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि एक दफा अपने पेपर देने गए और वहां जाके पता लगा कि आईडी कार्ड नहीं, पासपोर्ट लाना था। मेरे पास आईडी कार्ड था। अब उस आईडी कार्ड की बुनियाद पर मैंने वो एक आई थिंक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सैट जिसको कहते हैं, मैंने देने की रिक्वेस्ट की, जोर जोर लगा के देने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन अगर उस डेट पर मुझे आईडी कार्ड की जगह पासपोर्ट का बगैर पेपर ना देने दिया जाता तो मैं अपना 1 साल मिस कर लेता। अब क्या सब्सटैंशियल जस्टिस से डिमांड करता है कि दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव कर रहा है मेरी आइडेंटिटी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यही इशू यहाँ पर टेक्निकल बात की जा रही है, ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो किसकी तरफ। और आपने जो चीफ जस्टिस साहब की एग्जांपल दी बिल्कुल दुरुस्त थी। चीफ जस्टिस साहब भी लाइक एनी अदर जज केस सुनकर अपना व्यू चेंज कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, और हो सकता है कि इन हिजार्ड्स ऑफ पार्ट्स में डिफरेंट व्यू ले रहे हैं, लेकिन एक चीज पर कंसेंसस हो गया है जो कि मुझे नजर आ रहा है बेंच पे कि बल्ले की जजमेंट के थ्रू आपने उनका निशान लेने की बात नहीं की। ये ईसीपी की शरारत कह लें या उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है। एंड सेकेंडली जो मुझे कंसेंसस नजर आ रहा है कि जो डिसफ्रेंचाइजमेंट वाली बात है उसके ऊपर कोई भी बेंच आर्टिकल 17 से रिजाइल नहीं कर सकता। तो अगर इन दो बातों पे बुनियादी कंसेंसस हो गया तो फिर मुझे लगता है कि ज्यादा चांस है कि इसका फायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो भी ले जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब्सटैंशियल जस्टिस के बजाय टेक्निकल जस्टिस किया तो फिर आप जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके प्रिंसिपल की नफी करेंगे। और एक चीज जो बार बार जस्टिस आयशा मलिक सवाल पूछ रही हैं और बेंच में बार बार उसका तस्करा हो रहा है, कोई भी वकील इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आइन के अंदर मतलब क्या है, उसकी लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, मंशा क्या है। मेरी नजर में उसकी लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है असेंबली में, ये जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है जिन्होंने सीटें जीती हैं उनकी प्रोपोर्शन में उनको वो सीटें दी जाएं बिकॉज वो उनका हक है। ये नहीं कि आप उसका बंदर बांट कर दें और उन लोगों को दे दें जिसका उनके साथ ताल्लुक नहीं। जो आज का मैं आखिरी जो कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा है कि जजेस का बेंच का एक बहुत बड़ी अक्सरियत है इस चीज पे मुत्तफिक होती नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल उनकी जजमेंट की तशरीह गलत की है। ये कहा तो जा सकता है सेफली। जी 5-6 तो पहले दिन से इस पर क्लियर थे, लेकिन बाकी जो हैं वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पर आ गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने ही इज बेसिकली फायर्ड ऑन स्पॉट और खुद इस चीज को तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि जी हम जजमेंट को इस तरह नहीं इस तरह समझते हैं। तो फिर सवालों का महवर ही बदल गया। अगर वो ये बात ना करते तो बात डिफरेंट होती, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा क्योंकि जज्बाती होकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जो उनके अपने केस को नुकसान दे। सही है, ठीक है, चलिए बेहद शुक्रिया। मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत और दीगर अहम मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकॉनमी, एक आम आदमी की जिंदगी, सरमायाकार के लिए क्या उम्मीद है पाकिस्तान के इस माहौल के अंदर, इस पूरे मामले के ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए माहिर मईशत हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से हम रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मैं डॉक्टर साहब से ही शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर साहब बजट हालांकि उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई
और हर साल ही आता है, और इस दफ़ा का भी इम्कान है कि कुछ अर्से बाद जो है इनको दोबारा एक कोई मिनी बजट टाइप आएगा। पर बहरहाल एक बजट से हुकूमत की डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है कि उनकी तरजीहात क्या हैं। ख़ास तौर पे जो इस वक्त बड़े मसाइल हैं हमारे, कि डेट का बहुत बड़ा मसला है कि 80% जो हमारे रेवेन्यूज़ है वो सूद और कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। फिर हमारा बहुत बड़ा मसला फॉरेन एक्सचेंज का हमेशा ही रहता है, अभी 9 बिलियन है, और यूँ करके जब जाने शुरू होते हैं पैसे तो चले जाते हैं एक्सपोर्ट्स का, ग्रोथ का, बेरोज़गारी और महंगाई। तो ये जो बजट अब आ रहा है, इससे ये जो उम्मीदें लगाई हुई थी कि 100 दिन की गवर्नमेंट थी तो जो रिफॉर्म्स या वो कुछ, उसके अंदर आप कोई अच्छी खबर है हमारे लिए कि उस डायरेक्शन पे कम से कम ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि मैंने जो जितना समझा है, इस बजट के सिर्फ 2 मकसद हैं, लेकिन खाली वफाकी बजट के नहीं, चारों सूबों ने जो बजट पेश किए हैं, तीनों पार्टियां इसमें शामिल हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि IMF से 24वें प्रोग्राम की तरफ हम चले जाएं, ताकि उनसे हमें कर्जा मिल जाए, आलमी मालियाती इदारों से मिल जाए, हमारे कर्ज़ों का रोल ओवर हो जाए, यानी हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में रहे। एक दूसरा मकसद ये है कि इसमें बुनियाद रख दी गई है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बुनियाद रख दी गई है कि ये 3 साल या 4 साल का जो भी प्रोग्राम बनता है IMF का, उसके बाद खुदा न खास्ता हम 25वें प्रोग्राम में जाएंगे। इस बजट आदाफ में उसकी बुनियाद वज़ीर ख़ज़ाना ने रख दी है और तमाम पार्टियों ने इसको मंजूर कर दिया है। इसमें कतई कोई मकसद नहीं है कि मईशत में बेहतरी आए, सिर्फ मकसद ये है कि लड़खड़ाती हुई मईशत चलती रहे, ताकि बाहर से कर्जे मिलते रहें, रेमिटेंसेज आती रहें और आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता रहे। ये मकसद है बेहतरी मईशत की। ये आवाम की फलाह बहबूद का कहीं दूर दूर तक नहीं है। उन सब ने मिल के एक अशराफिया की मईशत बना के पाकिस्तान की मईशत को ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया कि जो मईशत जो है दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकती थी, वो अब इतने नीचे चली गई कि हमें अगर वो रोल ओवर ना हो तो हम दिवालिया हो जाएंगे। अमेरिका ने खुल के कहा कि जनाब हम मुदाखलत करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम आपको इमदाद देते हैं, बिल्कुल वो कह दिया और वो कर रहे हैं। तो मैं आवाम की बात में करना चाहता हूँ कि आवाम को क्या एहसास है कि उनके साथ और उनके मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और मीडिया को भी मैं याद करूँगा। एक मिसाल मैं दूंगा, आप इजाज़त दें। पैराडाइज लीक्स की कभी बात करते हैं, कभी दुबई लीक्स की करते हैं, कभी जो है वो पनामा की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ सबको पता है कि ये वहाँ से एक ढेला आने वाला नहीं है। जब पनामा आया था उस वक्त भी मैंने कहा था अगर कुछ वसूल होगा तो मुल्की पनामा से होगा, यानी वो दौलत जो लूट के बाहर नहीं गई बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद है, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिसके लिए कानून मौजूद है, जिसके लिए अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद वसूल कर सकते हैं मुल्की पनामास। तो आप मुझे बताइए, कोई सियासतदान मीडिया में कोई माहिर बात कर रहा है कि जी मुल्की पनामास को पकड़ लें, आप वहाँ से पैसे वसूल कर लें, उसमें कानून से इनराफ हो रहा है। ये हमारा बहसियत मजमूई सोच है, और इसमें मैंने कहा कि तमाम हुकूमतें माजी की भी और सियासतदान पार्लियामेंट सब शामिल हैं। अगर इस गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाता, अवाम तोड़ सकते हैं, अवाम भी अपनी सियासत में लग गए। डॉक्टर साहब, अवाम आप बिल्कुल कहते हैं सियासत में लग गए। अवाम के पास एक ही तरीका है गठजोड़ को तोड़ने का कि वो अपना इजहार करें, वो वोट के ज़रिए करते हैं, पर वोट की भी कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई। तो अवाम बेचारे क्या करें, सड़कों पे आए तब प्रॉब्लम है, ना आए तो तब प्रॉब्लम है। दूसरा, उनका इजहार का ज़रिया जो है वो हमारे जैसे लोग हैं कि हमने मीडिया के तौर पर उनकी नुमाइंदगी करके उनका दर्द जो है पहुँचाना है। पर आपको पता है कि हमारे ऊपर भी जिस तरह की कदरें हैं, हमारे कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं और भी हैं, तो वो अवाम घूम फिर के वो बेचारी बेबस ही नज़र आती है, लाचार। हम खुद लाचार महसूस करते हैं। आप हर दफ़ा ये बात करते हैं कि ये गठजोड़ की, ये पावर लॉबीज़ की, ये माफियाज की, कार्टेल्स की, ये वो अल्फाज हैं जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद रिपोर्टों में हैं। ये कोई हमने अपने पास से ये वोकैबुलरी नहीं ये ईजाद की, मगर कोई किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, गुजारिश है, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है, मतलब थोड़ा सी आपको फिर मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी। मैं एक बात करता हूँ आवाम से। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जो तीनों पार्टियों के मुत्तफ़िक़ा नुकात हैं, जिस पर मैं एक तौर से कहूँगा कि मीसाक़े मईशत मौजूद है तालीम में, कि ये सब ने कहा था 2010 में कि
7% ऑफ GDP तालीम पे खर्च किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये हर वक्त जो शोर करते हैं, यहाँ से हम क्यों नहीं शुरू करते कि भाई ये 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अगर कोई नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट कई दिन से रोज़ाना हियरिंग चल रही है कि जनाब इंतखाबात में क्या आफ्टर इफेक्ट। सवाल सिर्फ ये है कि जिस पार्टी को जिस मंशूर पर वोट दिया गया था, अगर वो उससे 100% इनराफ कर रही है, अमल नहीं 100% इनराफ कर रही है, तो आवाम की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जिंदाबाद के नारे ना लगाएं जलसों में जाके। और ये जो तनख्वाहदार तबकों ने 375 अरब रुपए का टैक्स दिया है एक साल में, और ज़रूरी शोबा जिसका 24% हिस्सा है उन्होंने 3 अरब भी नहीं दिया। तो ये जो शाम को बैठ के 2-2 घंटे तक व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं एक पार्टी के सपोर्ट में, दूसरी वो ये नहीं कह सकते कि शोधा के अकाउंट में, बेवाओं के अकाउंट में, बहबूद अकाउंट में, पेंशनर्स में आपने मुनाफा दिया है 19.5% अभी भी परसों, और ट्रेजरी बिल में दिया है आपने 19.5% मालदार लोगों को। तो वो ये बजाय इसके कि ये एक पार्टी के खिलाफ और दूसरी पार्टी के खिलाफ करें, वो ये बात क्यों नहीं करते कि भाई ये हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। ये जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्या दोनों पार्टियों ने और कुछ सूबों ने मिलकर ये जो है नहीं तय किया था। और एक से ज़्यादा मरतबा इकनॉमिक सर्वे में आया कि 7% ऑफ GDP तालीम पर खर्च किया जाएगा। कोई माहिर तालीम, वो लोग जो डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं तालीम के नाम पर, कभी उन्होंने मुंह से उनके निकला कि भाई ये 7% जो आपने बात की थी, कभी इसकी भी बात कर लें, कभी 25 की भी बात कर लें, या ना सुप्रीम कोर्ट कर ले कि भाई उसको तो जिम्मेदारी है कि मुफ्त तालीम दी जाए, हर को इलाज मुआवजा दिया जाए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप ये इंसानी वसाइल पर भी बात नहीं कर रहे, 10.5 करोड़ पर भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ टैक्सों को लेके बैठ गए हैं। तो मैं एक बात क्या देख रहा था अभी, मुझे बल्कि तकलीफ भी हुई, मैंने कंपेयर किया 2011 से 2024 को। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है $30 अरब का इजाफा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां एक्सपोर्टर्स ने कई हज़ार अरब रुपए की मरात ली हैं, उनके एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है 6%। मैं पूछना चाहता हूँ, $6 अरब, हमारा $6 अरब, उनका $30 अरब, हमने बेताशा मरात दे दी, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे। फिर सवाल ये है कि टैक्सों की जब मैं बात कभी कभी सोचता हूँ, तो अभी अब मैं 2015 में देख रहा था कि 2015 में जो 100 रुपये अगर थे वफाक के पास रेवेन्यूज, उसमें से 62 रुपये उन्होंने सूद दिया था, फिर भी 38 रुपये बच गए थे। 2024 से आवाम को कुचला, GST बढ़ाया, सब कुछ किया, 100 रुपये के मुकाबले में 124 रुपये हमने सूद दे दिया, तो आवाम ने जो कुछ दिया था नेट उससे ज़्यादा तो वहाँ चला गया। तो कभी जब ये बात हम नहीं करना चाहते कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारी महंगाई किस तरफ जा रही है। अब मैं एक जुमला आपको बता दूं कि जिम्मेदारी आवाम की भी बनती है। जब ये हुकूमत ये कहती है कि जी हमने 38% से 11% पर 12% पर लिया है, बड़ा अच्छा किया आपने, तो मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब तक आवाम ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, जिंदाबाद के नारे लगाने बंद नहीं करेंगे, और ये रिटायर्ड मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और घरेलू खवातीन, सियासी में व्हाट्सएप जो मेरे पास मैसेजेस आती हैं 90% मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, इसलिए कि उसमें एक दूसरी पार्टी की जो है ना वो वकालत की गई थी। मुझे ये बताया जाए कि कौन सी पार्टी ने उनके साथ किया। तीनों पार्टियों में क्या गठजोड़ नहीं है कि तालीम का बजट कम, तीनों पार्टियों ने 1.7% रखा है, हालांकि इनका कमिटमेंट है कि हम 7 से 5% करेंगे। तीनों पार्टियों ने क्या ये नहीं कर रहे अरसा दराज से कि जो कुछ टैक्स वसूल होता है वफाक को, वो पूरा वसूल नहीं होता, हदफ से कम होता है, उनका 57% हिस्सा सूबों को कम मिलता है। बजाय इसके जो शोर करें, वो कहते हैं जी हम भी तालीम पे, हम जो है एग्रीकल्चर पे नहीं लगाएंगे, हम प्रॉपर्टी पे नहीं लगाएंगे। सोशल सेक्टर्स पे डॉक्टर साहब जिस तरह आपने कहा, इस तरह ही तालीम का, सेहत का, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सब का यही है। एक तो है ना मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जी रिफॉर्म्स होंगे कि जी ये सारे काम होंगे, या डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं निकलेंगे, तो ये तो पता नहीं कब निकलेंगे, तब निकलेंगे। आम आदमी का डायरेक्टली जो है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके 2 सबसे बड़े इश्यूज आते हैं। एक पहला महंगाई के जो अभी इन्होंने 11.8 पे किया है, तो ये जो मौजूदा आप किए हैं उसके क्या ये सस्टेनेबल है, उसके हवाले से आज ये खबर आ गई है कि पेट्रोल भी बस 8 रुपये बढ़ने जा रहा है, और बिजली भी जो है उसकी भी 3 रुपये 48 पैसे जो है ना पर यूनिट, वो भी बढ़ने जा रही है। तो महंगाई, दूसरा बेरोजगारी की जो अभी बताया जाए कि रफली 10% है, और 40% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। सो इन 2 इश्यूज पे कोई लोगों के लिए अच्छी खबर है?
देखिए, मैं आपकी खिदमत में, आपने बात बिल्कुल सही कही। 11.8% महंगाई ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको खबर आ जाएगी कि ये बढ़ गई है जो है जून में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही वक्त भी इख्तिताम पजीर हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।